लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे कल? अगर अपन बात करें जावा की, कल आई थिंक अपन ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, और अपन ने देखा था कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस लेवल पे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और आपको किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। तो कल जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो सब टॉपिक दैट वाज व्हाट आइडेंटिफायर, राइट। तो बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने इस पर डिस्कस किए थे, एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसके बारे में मैंने बोला था कि किसी लेवल के इंटरव्यू को आप रिप्रेजेंट करोगे, वेदर वो फ्रेशर, एक्सपीरियंस या टीयर 1 या नॉर्मल कंपनी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो रिगार्डिंग आइडेंटिफायर। चलिए एक बार अपन क्विकली रिकॉल करते हैं जो अपन कल देखा था, और उसके बाद फिर अपन आज की चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ फटाफट क्विकली रिकॉल करिए। आइडेंटिफायर, चलिए पहले अगर डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो किसको बोलते हैं आइडेंटिफायर? कुछ भी नाम अगर अपन जावा की बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। क्या क्या नाम हो सकता है? एक क्लास का नाम हो सकता है, ये मेथड का नाम हो सकता है, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, ये लेबल का नाम हो सकता है, राइट। उसके बाद जब भी आइडेंटिफायर आप लिखते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन थे? एग्जैक्टली टोटल 6 रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। पहला जो रूल था, कुछ कॉम्बिनेशन जो डिसाइड हो रखे A to Z 0 to 9 डॉलर एंड अंडरस्कोर, ओनली इस कॉम्बिनेशन में से ही आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कैरेक्टर आइडेंटिफायर को लिखते टाइम यूज किया तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि ये इसमें से आ सकता है लेकिन किसके साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए? डिजिट के साथ। रीजन बहुत सिंपल था, इससे क्या बढ़ने वाला है? कंफ्यूजन बढ़ने वाला है, राइट। तीसरा जो पॉइंट था, क्या कोई लेंथ लिमिट है जावा में आइडेंटिफायर की? नहीं, लेकिन क्या लिखना चाहिए आपको? जो रीडेबल है वो लिखना चाहिए, राइट। तो ना तो ज्यादा छोटा ना बड़ा, एज मिनिमम एज पॉसिबल, मतलब ऑब्वियसली उससे क्या बढ़नी चाहिए? रीडेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो उस तरीके का नाम आपको लेने की रिक्वायरमेंट है। नंबर फोर्थ, क्या आप रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफाई बना सकते हो? नहीं। अगर आप रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफाई बनाने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। नंबर 5, जावा किस तरीके की लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव? तो ऑब्वियसली केस सेंसिटिव कैटेगरी की लैंग्वेज है, जहां पे अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट तरीके से क्या होने वाले हैं? ट्रीट होने वाले हैं। नंबर 6, अगर आप बात करें प्रीडिफाइंड क्लास और इंटरफेस की, प्रीडिफाइंड क्लास और इंटरफेस का मतलब जो जावा ने पहले से बना रखा है, क्या आप उसको आइडेंटिफायर बना सकते हो? आंसर यस, बना सकते हो। बट क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इससे ऑब्वियसली क्या डाउन होने वाली है? रीडेबिलिटी डाउन होने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किए थे रिगार्डिंग आइडेंटिफायर। चलिए फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की चीजों को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो आज क्या अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए, जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, कुछ कैटेगरीज होती है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती है, राइट। जैसे कुछ फेमस जो कैटेगरी है, पाइथन का सेशन अगर आप ले रहे हो साथ में तो आपको पता है वहां पे अपन ने कल डिस्कस किया था फंक्शनल, या फिर आप क्या बोल सकते हो? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, पहली कैटेगरी होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और चौथी जो कैटेगरी होती है वो होती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपन बात करते हैं तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे अगर आपको आइडिया हो सी लैंग्वेज के बारे में तो वो किस कैटेगरी की लैंग्वेज है? प्रोसीजर या फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। लेकिन आइडिया होना जरूरी है नहीं आपका सी लैंग्वेज का, कि आपको ऐसा है नहीं कि जावा सीखने के लिए सी आना चाहिए, नॉट दैट्स नॉट अ थिंग। तो ऑब्वियसली अगर आपको आइडिया है तो ये प्रोसीजर या फंक्शन ओरिएंटेड से बिलोंग करता है। इसका मतलब सी में आप क्या लिख सकते हो? फंक्शन लिख सकते हो। जो भी काम करना है वो आपको किस फॉर्मेट में करना पड़ेगा? फंक्शन की फॉर्मेट में करना पड़ेगा, राइट। अब अगर यहाँ पे अपन बात करें, क्योंकि अपन जावा डिस्कस करें तो अपन जावा की बात करते हैं कि इन चारों में से जावा कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? तो जावा जो आपको सेकंड यहाँ पे दिख रही कैटेगरी, दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में फॉल करता है। तो अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है और क्या कुछ चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम पे होती है। जब भी बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो ऑब्वियसली 3 चीजें होती है जो मिलकर एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है, जिसके आसपास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता है। तो दैट इज व्हाट? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो फिर 3 चीजें हैं जो अपने को यहाँ पे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। नंबर फर्स्ट इज व्हाट? एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम पे क्लास, राइट। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम पे ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम पे रेफरेंस वेरिएबल। देयर आर 3 थिंग्स, राइट, जो कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ सोच सकते हैं, राइट। अब सवाल ये है क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल। एंड अगेन ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और खास करके यहाँ पे
जो ये तीसरा आपको दिख रहा है, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में फिर भी आइडिया होता है, लेकिन जो ये तीसरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। अगेन बहुत क्रिटिकल होता है। एंड इवन मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। जो पहले दिन मैंने आपको बोला था जो जावा का हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, दैट इज ओरेकल सर्टिफिकेशन, राइट, जो मैंने आपको पहले दिन शेयर किया था कि एक्चुअली यहाँ पे 61% अगर आप ज्यादा स्कोर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप रिसर्च देखोगे ना कि ज्यादातर क्वेश्चन कौन से एरिया से गलत होते हैं अगर कोई ओरेकल सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करता है, तो इवन अगर किसी का स्कोर 90% है तो इसका मतलब जो 10% उसका गलत हुआ वो कौन से एरिया से हुआ होगा, रेफरेंस वेरिएबल। दैट मच क्रिटिकल इट इज, क्योंकि जब भी बात रेफरेंस वेरिएबल की आती है बहुत सारे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, बहुत सारे लोगों को ये पैनिक पॉइंट होता है रेफरेंस वेरिएबल। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक किस तरीके से आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है रेफरेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, उसके बाद ये एक्सट्रीमली इजी लगेगा आपको, लेकिन इस एरिया से इवन एक्सपर्ट लेवल पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट अपन फिगर आउट करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल, राइट। चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके साथ, क्लास के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल को भी अपन देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में स्टार्ट करता हूँ। इवन जैसे जावा बिलोंग करता है, स्टार्टिंग में सन माइक्रो सिस्टम के अंडर था, फिर ओरेकल ने टेक ओवर किया, तो इवन उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो मैं आपको उसके आसपास समझाने की ट्राई करता हूँ, सो दैट लाइफ लास्टिंग आपकी मेमोरी में रहे। जब भी कोई बात करे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, आप किस तरीके से सोच सकते हो। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन है, और उसका आंसर डिपेंड करेगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो लेट्स सपोज मैं एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और उसका आंसर क्या है आपके लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इस एज में है, मुझे तो ऑलमोस्ट 20 to 30 के बीच में सबकी एज होगी, तो अब तक आपने ऐसा कुछ देखा है क्या, हैव यू सीन ट्री, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि बेसिक आंसर अगर इसका आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने की ट्राई करो तो फिर आपका आंसर होगा यस, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लगता है कि बहुत सारे ट्री आपने देखे, बट एक्चुअल इसका जो आंसर है उसी पे आपका पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो। एक्चुअल इसका आंसर है नो। तो आज तक मुझे लगता है आप में से किसी ने ट्री देखा है। इस आज तक आपने जो देखा होगा वो ट्री की कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। मे बी आपने देखा हो नीम ट्री देखा हो आपने, राइट, लेट्स से बैम्बू ट्री आपने देखा हो, देयर आर मल्टीपल वेरिएंट जो आपने ट्री के देखे होंगे, लेकिन ट्री नाम से कोई चीज होती है नहीं, ट्री नाम से कोई चीज नहीं है। जस्ट ट्री बोलने से एक दिमाग में फीलिंग आती है एक्चुअली कि ट्री का मतलब क्या होगा, कोई बहुत बड़ी से स्ट्रक्चर होगी, राइट, जिसकी रूट होगी, लीव्स होगी, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्री। बट क्या ट्री नाम की कोई चीज इस रियल वर्ल्ड में है, नहीं है एक्चुअली, राइट। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज जो इस रियल वर्ल्ड में नहीं है, जिसको बोलने से खाली दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, एक्चुअली कुछ फीलिंग आती है कि इस तरीके की कोई चीज होगी, कुछ लॉजिक्स आते दिमाग में कि इस तरीके का कुछ होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास। तो यहाँ पे जो आपकी ट्री है वो ट्री क्या आपका क्लास है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरे तरीके से समझाओ तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते वो क्या आपकी क्लास। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ट्री को टच करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ट्री नाम की कोई चीज होती नहीं, तो आप टच करोगे कैसे, तो मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खाली आप सोच सकते हो, खाली जो सोचते हो उसको बोलते हो, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, लॉजिकल, खाली आपके लॉजिक में एग्जिस्ट करता है, आपके लॉजिक्स में एग्जिस्ट करता है, बट रियल वर्ल्ड में उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जो खाली आपके लॉजिक में एग्जिस्ट करती है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास। तो क्लास की कैसी एग्जिस्टेंस होती है, लॉजिकल। जैसे और बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। लेट्स सपोज मैं आपको बोलूं क्या आपने किसी स्टूडेंट को देखा है, ऑब्वियसली आंसर आपका अगेन क्या होगा, नो। स्टूडेंट एक कैटेगरी में, अगर आपको ऐसा बोलूं XYZ नाम के स्टूडेंट को देखा है, हो सकता है आपका आंसर यस हो। अगर मैं आपको बोलूं XYZ नाम के स्टूडेंट को टच करना, आप कर सकते हो क्योंकि फिजिकली वो एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट को टच करना है, यू कैन नॉट, क्योंकि स्टूडेंट बोलने से अगेन खाली एक फीलिंग आती है कि एक पर्सन होगा जो भी स्टडी कर रहा होगा किसी ना किसी चीज की, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। बट स्टूडेंट नाम से रियल वर्ल्ड में कोई चीज है नहीं एक्चुअली। तो स्टूडेंट क्या हो गया, अगेन क्लास। ट्री क्या हो गया आपका, क्लास। ऐसी कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, खाली आपके लॉजिक्स में एग्जिस्ट करती है, वो क्लास है। और ऐसी कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे आपका नीम ट्री हो गया, आपका बैम्बू ट्री हो गया, या XYZ नाम का स्टूडेंट हो गया, ये सारे के सारे क्या आपके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप टच कर सकते हो, टच करने का मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस कैसी होती है, फिजिकल।
और क्लास की एग्जिस्टेंस कैसी होती है, लॉजिकल। तो आपको ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी इस तरीके से पूछा जाए क्या ये क्लास है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में तो ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो क्लास है, राइट। जैसे सिंपल एक और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो अगर मैं आपको बोलूं क्या आपने कार देखा है, तो ऑब्वियसली नहीं। अगेन कार बोलने से क्या फीलिंग आती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके 4 व्हील्स होंगे और एक इंजन होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार। बट कार नाम से कोई एक्चुअल में चीज नहीं है। हम अगर ऐसा बोलूं XYZ मॉडल की कोई कार आपने देखी है, ऑब्वियसली दैट इज फाइन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज जो खाली कैटेगरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास, राइट। चलिए अब क्लास और ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ गया कि जो लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लास, और जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने 3 टर्म से एक्चुअली स्टार्ट किया था, एक होता है क्लास, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल। अभी इस पूरी स्टोरी में क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम तो आ गया, लेकिन किसका नाम नहीं आया, रेफरेंस वेरिएबल का। चलिए फिर एक एग्जांपल अपन लेते हैं ताकि उसमें तीनों को अपन देख सके और तीनों को एक ही जगह पे अपन क्या कर सके, रिलेट कर सके, राइट। चलिए तीनों को एक ही जगह पे रिलेट करने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप। एक जैसे सपोज करो कि अपन नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मान लो आपको कुछ चीज, कुछ आइटम मान लो परचेज करना है, कुछ बड़ा आइटम परचेज करना है। सपोज आपको कोई एसी परचेज करना है, एयर कंडीशन परचेज करना है आपको, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली पहले थोड़ी रिसर्च करोगे कौन सा परचेज करना चाहिए, किसकी कूलिंग अच्छी होगी, आपकी जो भी प्रायोरिटी होती है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कितना बड़ा आपका रूम है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कितने एरिया को कूल करना है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। सो ऑब्वियसली इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि आपने किसी शोरूम को विजिट किया, राइट, कि वहां पे चल के अपन देखते हैं कि कितने तरीके की, मतलब किस किस कंपनी की एसी एग्जिस्ट करती है, उसमें कितने वेरिएंट आते हैं, ताकि अपने बजट के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से अपन डिसाइड कर सकें कि अपने को कौन सा लेना चाहिए। मान लो आप शोरूम पे गए, अब आप शोरूम पे जाओगे, सपोज करो वहां पे जनरली आपके शोरूम पे जाते हैं तो क्या रखा होता है, मान लो कि मेन्यू कार्ड रखा हुआ है, जिसमें अलग अलग, मतलब मान लो कि बुक रखी हुई है जिसमें हर एक तरीके के एसी की स्पेसिफिकेशन है। ये XYZ मॉडल की एसी है, इसकी यही स्पेसिफिकेशन है, राइट। इतने एरिया को कूल कर सकता है या इतने टन का है, वॉटएवर की कैपेसिटी है। दूसरा मान लो ABC मॉडल का, इस तरीके से मान लो मेन्यू रखा हुआ आपके सामने जिसमें हर एक तरीके के एसी की क्या है, स्पेसिफिकेशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस मेन्यू को देख के आप क्या करोगे, जैसे ही आप पढ़ोगे मान लो XYZ मॉडल के बारे में, इसमें लिखा हुआ है, सपोज करो कि इसकी कैपेसिटी 1.5 टन है, राइट, और लेट्स से कि ये कुछ भी आप ले लोगे 100 स्क्वायर फीट एरिया को क्या कर सकता है, अच्छे से कूल कर सकता है, या इसमें लेट्स सपोज इनबिल्ट एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है, व्हाटएवर, राइट। तो आप क्या करोगे, आप फील लेने लगोगे कि अच्छा इतना एरिया, मतलब इतना कुछ होगा तो इसको ये कूल कर लेगा। इस तरीके से आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाने लगोगे कि सपोज करो कि इस रूम में ये लगा हुआ है तो ये इसका इम्पैक्ट आपको दिखने वाला है, राइट। सपोज जैसे मान लो कोई भी एसी की जगह अगर आप मान लो टीवी परचेज करना है, टीवी का मॉडल है, तो आप क्या दिमाग में लॉजिक बनाओगे, अच्छा इसके सामने बैठेंगे तो इतना क्लियर दिखेगा, साइड में बैठेंगे तो थोड़ा ऐसे दिखेगा, थोड़ा इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आप क्या बनाते दिमाग में कुछ ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बनाने लगोगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आप इसको टच कर सकते हो क्या, नहीं। मेन्यू कार्ड मतलब जस्ट आप क्या ले सकते हो, फील ले सकते हो एक तरीके से। अगेन मेन्यू कार्ड को आप किस कैटेगरी में डाल सकते हो, क्लास की कैटेगरी में। इसको देखने से, इसको पढ़ने से आपको फील आ सकता है, लेकिन अभी आप इसको रियल टच करके नहीं देख सकते। अभी जस्ट जब आपके सामने फिजिकल एंटिटी होगी तब आप उसको टच कर पाओगे। अब सपोज करो आप गए किसके पास, XYZ मॉडल के एसी के पास गए, यहाँ पे मान लो XYZ मॉडल का एसी रखा हुआ है, राइट। तो क्या आप इसको टच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसका मतलब ये जो एसी है वो किस कैटेगरी में गया, ऑब्जेक्ट। ये जो आपका मेन्यू कार्ड है वो क्या है, एक तरीके से क्लास, फाइन। चलिए अब यहाँ पे ये दो तो वैसे पहले ही अपने को पता चल गया पिछले वाले एग्जांपल से भी, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो जो तीसरा टर्म था वो पिछले वाले एग्जांपल से अपने को क्लियर नहीं हुआ था, वो क्या था, रेफरेंस वेरिएबल। चलिए उसको थोड़ा क्लियर करने की ट्राई करते हैं यहां से। तो चलिए क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल, सपोज आप एसी परचेज करके ले आए, राइट, या फिर आप टीवी मानो तो टीवी परचेज करके ले आए, राइट। सपोज आपको मान लो एसी पे कुछ ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का मतलब मान लो टेम्परेचर आपको अप करना है, टेम्परेचर डाउन करना है, या मान लो स्विंग करना है, कुछ भी करना है आपको, मान लो कुछ भी ऑपरेशन करना है एसी पे, आप कैसे करोगे, किसके थ्रू आप करोगे, ऑब्वियसली आपके पास एक और चीज होगा जिसके थ्रू आप ये काम करने वाले हो। किसके थ्रू करने वाले हो, रिमोट के थ्रू, राइट। तो आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है एसी पे, आप किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू, फाइन। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं रिमोट क्या करता है, एक बार ये देखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, रिमोट ऑब्वियसली अगर आपको एसी पे कुछ भी ऑपरेशन करना, आप किसके थ्रू कर सकते हो, रिमोट के थ्रू।
और रिमोट के थ्रू जब ऑपरेशन करना होगा तो रिमोट को किसको पॉइंट करवाना पड़ेगा, एसी को। ऑब्वियसली एसी की तरफ रिमोट को पॉइंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उससे आप क्या कर पाओगे, एसी पे ऑपरेशन कर पाओगे। देयर आर 2 पॉइंट, रिमोट जो है वो पॉइंट करता है किसको, एसी को, और रिमोट के थ्रू आप एसी पे कुछ भी क्या कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, राइट। क्योंकि जैसे देखो, अगर मान लो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, मान लो ना तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, ना कम कर सकते हो, ना उसको स्टार्ट कर सकते हो, ना बंद कर सकते हो, तो इसका कोई मतलब है नहीं है, ऑब्वियसली, राइट। जब आप ऑपरेशन कर सकते हो तभी इसका मतलब है, फाइन। तो ऑब्वियसली इसको ऑपरेशन करना किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू, और रिमोट हमेशा किसको पॉइंट करेगा, एसी को। अब इस पूरी स्टोरी में अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जिस रिमोट की बात अपन कर रहे हैं उसको आप क्या मानिए, रेफरेंस वेरिएबल। और अब अगर मैं आपसे पूछूं इस स्टोरी के बाद व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, या फिर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं रेफरेंस वेरिएबल की, तो फिर अब क्या डेफिनेशन आप दोगे इस स्टोरी के बेसिस पे। नहीं, कुछ भी आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप रिलेट करिए। पहला पॉइंट, रिमोट क्या करता है, एसी को पॉइंट करता है। अब रिमोट को मानो रेफरेंस वेरिएबल, एसी को मानो ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब पहला पॉइंट, रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर आपको एसी पे कुछ भी ऑपरेशन करना है आप किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू। चलिए मानो एसी को ऑब्जेक्ट और रिमोट को रेफरेंस वेरिएबल, तो फिर क्या होगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट। तो व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट। इफ वी वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट वी विल परफॉर्म इट बाय रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो एक भी पॉइंट आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, बस दिमाग में एक डायग्राम आना चाहिए, वो ये वाला। जस्ट मेन्यू कार्ड को अपन बोल रहे हैं क्लास, जो भी फिजिकल एसी उसको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, रिमोट को अपन बोल रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। कोई सा भी क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल से, उसका आप आंसर दे सकते हो, राइट। जैसे कुछ क्वेश्चन और मैं रेज करता हूँ यहाँ से। इतना अपने को पता है क्लास की कैसी एग्जिस्टेंस होती है, लॉजिकल। ऑब्जेक्ट की कैसी एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल। क्लास रियल वर्ल्ड में लाई नहीं करता है, ऑब्जेक्ट आपका रियल वर्ल्ड में लाई करता है, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए आपने मैथमेटिक्स देखा हो तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे तरीके के रिलेशन होते हैं। एक होता है 1 to 1 रिलेशन, एक होता है 1 to many रिलेशन, एक होता है many to 1 रिलेशन। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल मतलब क्या होता है। 1 to 1 का मतलब, अगर मैं बोलूं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में 1 to 1 रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, एक क्लास के लिए कितना ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक। अगर मैं बोलूं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में 1 to many रिलेशन है, इसका मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में मेनी टू वन है, इसका मतलब मल्टीपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। बहुत सिंपल, राइट है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा रिलेशन, अगर हम बात करें एक तरफ क्लास है एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, वो बेसिक है। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो XYZ मॉडल का ये मेन्यू कार्ड, तो क्या XYZ मॉडल की एक ही एसी होगी या मल्टीपल एसी होगी, मल्टीपल एसी होगी। ऑब्वियसली एक मॉडल नंबर की बहुत सारी एसी आती है, राइट। तो इसका मतलब एक मॉडल नंबर की बहुत सारी एसी मतलब एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, 1 to many। तो ऑब्वियसली क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, 1 to many। चलिए इसको देख के मेरे को आप ये बताइए, इस स्टोरी को देख के ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है। अगेन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है। देखिए अगर आप ये बोल रहे हो 1 to 1, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का कितना रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है, एक। इसका मतलब एक एसी का ऑब्जेक्ट मतलब एसी है ना, एक एसी का रेफरेंस वेरिएबल मतलब रिमोट है ना, एक एसी का कितना रिमोट हो सकता है, एक। इसका मतलब आप मेरे को ये बोल रहे हो, सपोज आप एसी परचेज करके ले आए और कल को मान लो आपका रिमोट खराब हो गया, तो एसी उठा के बाहर फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं आपके पास। कैसा होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट। आप क्या करोगे, अगर मान लो रिमोट खराब हो गया कल को, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली एक और रिमोट परचेज करके ले आओगे। इसका मतलब एक एसी के करस्पॉन्डिंग कितने रिमोट हो सकते हैं, मल्टीपल। वो बात अलग है कि एक बार में काम एक से ही करोगे, इसीलिए आप एक साथ 2-3 परचेज करके नहीं लाते हो, क्योंकि तीनों काम तो वही करने वाले हैं, काम आप एक से ही करोगे। सेम स्टोरी यहां पर भी है, एक ऑब्जेक्ट के कितने रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल। वो बात अलग है कि काम एक टाइम पे आप किससे करोगे, एक से ही करोगे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के कितने रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल। सेम एक एसी के कितने रिमोट हो सकते हैं, मल्टीपल। तो ऑब्वियसली यहां से आप देखोगे ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है, 1 to many।
तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में भी वन टू मैनी, और क्लास ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी। तो जस्ट अगर आपके दिमाग में बस खाली ये स्टोरी है, तो इसके बेसिस पे कोई भी अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, खासकर क्लास ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल, मुझे लगता है एक भी पॉइंट आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। अगेन जितना अपन ने देखा है, एक बार क्विकली अपन इसको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं कुछ। चलिए, क्लास क्या होता है? लॉजिकल एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज जिसको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिसकी एग्जिस्टेंस लॉजिकल होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लास। ओके, जिसको अपन फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। What is reference variable? Reference variable will always point to object. If we want to perform any operation on object, we can perform it via reference variable, right? What is the relation between class and object? One to many. That means one class can have multiple objects. What is the relation between object and reference variable? Again one to many. That means one object can have multiple reference variable. अब देखिए, जितनी भी इंग्लिश मैंने अभी बोली है, अगर आप उसको ऐसे याद रखोगे इंग्लिश टू इंग्लिश, तो मुझे लगता है 3-4 दिन से ज्यादा आप याद रख नहीं पाओगे। बट अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे, खाली इतना सा आपको याद रखना है, मेन्यू इक्वल टू क्लास, एसी इक्वल टू ऑब्जेक्ट और रिमोट इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल, तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर आप बिना रिवीजन के भी कभी भूल सकते हैं, राइट। तो चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके से याद रखने की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि समझने का मतलब ये होता है कि एक बार अपन ने देखा है, वापस अपने को बहुत रेयरली रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अपन इस चीज को समझ रहे हैं, राइट। तो जस्ट आपको हमेशा रिलेट करते जाओ तो बहुत इजी लगेगा आपको, और कुछ भी ज्यादा आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बोला है, अगर आपको उस एक्सपर्टीज लेवल पे जाना है, तो याद रखना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको ऑब्वियसली चीजों को क्या करना पड़ेगा? रिलेट ही करना पड़ेगा। चलिए, पहले कुछ लिखिए, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं। चलिए, राइट इट डाउन। हेडिंग डालिए, क्लास कॉमा ऑब्जेक्ट, क्लास कॉमा ऑब्जेक्ट कॉमा रेफरेंस वेरिएबल। ओके, इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, class having logical existence, class having logical existence, that means it doesn't exist, that means it doesn't exist in real world, it doesn't exist in real world. Second, object having physical existence, object having physical existence, that means it exists in real world. Object having physical existence, that means it exists in real world. Number third, reference variable always points to an object, reference variable always points to an object, reference variable always points to an object. Number 4, if we want to perform any operation, if we want to perform any operation on object, if we want to perform any operation on object, then we can perform, if we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. We can perform by using reference variable. If we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. Number 5th, there is one to many relation. There is one to many relation between class and object. There is one to many relation between class and object. That means one class can have multiple objects. One class can have multiple objects. Number 6th, there is one to many relation. There is one to many relation between
object and reference variable, between object and reference variable, that means one object can have multiple reference variable. ओके फाइन. ओके चलिए अब थोड़ा देखते हैं अपन कि किस तरीके से अपन लिख सकते हैं एक्चुअली, अगर अपने को बनाना हो क्लास एंड ऑल तो किस तरीके से अपन बना सकते हैं. चलिए देखते हैं अपन. ओके अब बहुत सिंपल है एक्चुअली अगर अपने को क्लास बनाना है. जैसे अभी जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे जैसे अपन ने कल आइडेंटिफायर में भी देखा है कि मल्टीपल चीजें हो सकती है. जैसे क्लास हो सकता है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हो सकता है, रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है. जैसे मान लो क्लास है, क्लास हो सकती है, मेथड भी हो सकता है. अभी मेथड क्या होता है, वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल क्या होता है अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट इतना आपको पता है कि क्लास हो सकता है, मेथड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है. तो चलिए अगर अपने को क्लास बनाना है, राइट, अगर अपने को जावा में क्लास बनाना है, कैसे बना सकते हो वो अपन जानने की ट्राई करते हैं. ये क्लास बनाना है तो कैसे बनाओगे. सबसे पहले देखिए क्लास भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो आपको जावा को ये इंडिकेशन देना होगा कि मेरे को क्या बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्लास बनानी है, राइट. तो कैसे वो इंडिकेशन दोगे कि मैं क्लास बनाना चाहता हूं. तो जब भी इंडिकेशन देना होता है उसके रिगार्डिंग हमेशा क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं. कल अपन ने देखा था ना एक्चुअली कि रिजर्व वर्ड को अपन क्या नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. तब मैंने आपको बोला था कि टोटल जावा में कितने रिजर्व वर्ड होते हैं, 53. तब मैंने आपको बोला था कि 53 के नाम अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे ऑटोमेटिक यूज आता जाएगा और आप एक एक रिजर्व वर्ड के बारे में जानते जाओगे, राइट. तो आज एक रिजर्व वर्ड अपन यूज करेंगे. कौन सा, जब अपने को जावा को ये इंडिकेशन देना हो कि मेरे को क्या बनाना हो, क्लास बनानी है, तो कौन सा रिजर्व वर्ड अपन यूज करते हैं. उस केस में अपन एक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, क्लास. मेक श्योर एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव. तो फिर सारे के सारे लेटर कैसे, लोअर केस. अगर आप सी कैपिटल कर लोगे, ये कर लोगे, तो दिस इज नॉट ए रिजर्व वर्ड. जैसा कल अपन ने देखा था कि इफ एक रिजर्व वर्ड है, लेकिन अगर आप आई कैपिटल कर लोगे तो ये रिजर्व वर्ड नहीं है. तो मेक श्योर यहाँ पर केस का भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे ये सब स्मॉल लोअर केस. क्लास ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है जो जावा को ये इंडिकेशन देगा कि क्या बनाने की, क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, क्लास बनाना चाह रहा हूं. अब दूसरा, क्लास कितनी हो सकती है, खाली एक ही क्लास हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है. ऑब्वियसली बहुत सारी हो सकती है. जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट आएगी अपन 1 2 3 4 कितनी भी क्या बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं. अब मान लो मैंने 10 क्लास बना दी, तो अब 10 क्लास बना तो दी, सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए. तो जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या देते हैं, नाम. तो अब अपने को इसके आगे, इस रिजर्व वर्ड के आगे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम. देखिए क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो. ये स्टेटमेंट गलत है अगर मैं ऐसा बोलूं तो, क्योंकि कल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी का भी नाम क्या होगा, आइडेंटिफायर. और आइडेंटिफायर के कितने रूल होते हैं, 6. तो जब भी आप क्लास का नाम रखोगे आपको वो 6 रूल क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई. अगर वो 6 रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर. जैसे मैं ऐसा नहीं रख सकता 9 और जैसे सीपीटी, अगर मैं ये क्लास का नाम रखने जाऊंगा क्या आएगी, एरर, क्योंकि डिजिट से क्या नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट. तो वो सारे प्रोटोकॉल आपको क्लास के नाम में फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है. तो क्लास रिजर्व वर्ड है जो इंडिकेशन देगा कि अपने को क्लास बनाना है. उसके बाद एक स्पेस और क्लास का नाम. जैसे मान लो क्लास का नाम मैं दे रहा हूं स्टूडेंट. इज इट वैलिड, ये सही क्लास का नाम है, यस. आइडेंटिफायर के सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे, बिल्कुल हो रहे, कोई दिक्कत नहीं. क्लास, आगे क्लास का नाम. अब उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज. इसके अंदर जो भी लिखना है वो आप लिखोगे, वो सारा किसके अंदर होगा, इस क्लास के अंदर, राइट. तो जो भी इस क्लास के अंदर लिखना है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. जनरली जब क्लास की बात करते हैं, क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, जनरली जब क्लास की बात करते हैं ना, क्लास के अंदर मेनली 2 चीजें लिखते हैं अपन. 2 के अलावा भी और कुछ लिखते हैं, लेकिन मेनली 2 चीजें लिखते हैं. एक होता है आपका क्या, मेथड,
और एक होता है आपका क्या, वेरिएबल। अभी क्या होता है मेथड, क्या होता है वेरिएबल, अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लास के अंदर जनरली मेनली क्या लिखते हैं अपन, मेथड एंड वेरिएबल। फाइन, तो जनरली ये सिंटेक्स होता है क्लास का, कुछ भी नहीं है। एक क्लास रिजर्व्ड होता है जो जावा को इंडिकेशन देता है कि अपने को क्लास बनाने की रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारी क्लास बना सकते हैं, तो अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिएगा, नाम, और नाम जब भी लिखते तो अपने को आइडेंटिफायर के रूल क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फाई, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर जो लिखना है वो लिखना है। और जनरली क्या लिखते हैं इसके अंदर, मेथड एंड वेरिएबल। कैसे लिखते हैं मेथड, कैसे लिखते हैं वेरिएबल, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट इस वाले पॉइंट के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लास, तो आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो, पता है क्या, क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल इनटू ए सिंगल यूनिट, राइट। ऑब्वियसली क्या कर रखा है, मेथड और वेरिएबल को पैक करके एक नाम दे दिया स्टूडेंट, और उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्लास। तो ऑब्वियसली क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल इनटू ए सिंगल ब्लॉक, सिंगल यूनिट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सिंगल बॉक्स, कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्लास अल्टीमेटली मेथड और वेरिएबल को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, या ऐसे बोल लो, कंबाइनिंग ऑफ मेथड एंड वेरिएबल इज नोन एज क्लास। जैसा आपको इंग्लिश बनानी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इंडिकेशन जाना चाहिए, वो इंडिकेशन ये जाना चाहिए कि क्लास के अंदर क्या होती है, मेथड और वेरिएबल। बाकी आप कैसे भी इंग्लिश बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्मली अगर आप ऐसा बोलोगे, क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड और वेरिएबल, या फिर कंबाइनिंग मेथड एंड वेरिएबल इनटू अ सिंगल यूनिट इज ए क्लास, इतना इंपैक्ट नहीं जाएगा। आप एक ज्यादा अच्छा टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हो जिससे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट जाने वाला है। ठीक है, टेक्निकल वर्ल्ड में जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन किया जाता है ना, तब आप एक वर्ड को यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल चीजों को आपस में कंबाइन करना। जैसे यहाँ पे अपन किसको कंबाइन कर रहे हैं, मेथड और वेरिएबल को, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो किसका, एनकैप्सुलेशन का। जैसे अगर अगेन थोड़ा इंग्लिश की तरफ अगर अपन चले, तो यहाँ पे जो ये एनकैप्सुलेशन वर्ड है, अगर आप देखोगे तो ये किससे मिलके बना है एक्चुअली, तो ऑब्वियसली कैप्सूल, राइट। ऑब्वियसली कैप्सूल से मिलके क्या बना है, एनकैप्सुलेशन। अगर आप कैप्सूल की बात करो तो व्हाट इज कैप्सूल, तो मुझे लगता है कि डेली लाइफ में बहुत बार कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली आप मे बी मान लो आपको फीवर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप मेडिकल पे गए होंगे तो आपको बहुत सारे कैप्सूल मिलते हैं एक्चुअली। तो लेट्स सपोज कि ऐसा कुछ ये कैप्सूल है, जैसे बहुत इस तरीके से कलरफुल आपने देखा होगा, राइट, जनरली। तो सपोज ये कुछ कैप्सूल है, एंड मान लो ये एक कैप्सूल है जिसको नाम दिया गया, मान लो आप बोल जाके मेडिकल पे बोल रहे हो कि मेरे को फीवर आ रहा है, तो उसने आपको एक कैप्सूल दिया कि ये कैप्सूल है, तो इससे क्या होने वाला, ऑब्वियसली इससे आपका फीवर ठीक हो जाएगा, राइट। ये फीवर का कैप्सूल है, मतलब इससे आपका फीवर ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली कैप्सूल बोलने का क्या मीनिंग है, एक्चुअली क्यों बोल रहा है इसको कैप्सूल, क्योंकि जैसे अगर ये बोल रहा है कि ये फीवर का कैप्सूल है, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें जो आपके फीवर को ठीक कर सकती है उसको उसने एक बॉक्स में बंद कर दिया, और इस बॉक्स को क्या नाम दे रहे हैं, कैप्सूल, राइट। वो सारी चीजें जो आपके फीवर को ठीक कर सकती है एक साथ कंबाइन कर दिया और बोल रहे उसको कैप्सूल। अब यहाँ पे देखिए, वो सारी चीजें जो स्टूडेंट के लिए काम में आ सकती है उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, और उसको क्या बोल रहे हैं, क्लास। तो ऑब्वियसली इसको भी आप क्या बोल सकते हो, कैप्सूल, राइट, कुछ नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो, क्लास इज ए एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइनिंग मेथड एंड वेरिएबल। तो ज्यादा थोड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा कि आप एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, एनकैप्सुलेशन। और फर्दर फिर आपसे 100% अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डिटेल में अपन इसकी बात करेंगे, अपन पढ़ेंगे डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन में आपको बताऊंगा उस टाइम पे कि एक्चुअली क्या होता है एनकैप्सुलेशन। बट अभी के लिए आपको मैं ये वर्ड यूज करने को इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगला क्वेश्चन जनरेट हो कि व्हाट डू यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन, और आपके पास एक और क्वेश्चन हो जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो, क्लास इज एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइनिंग मेथड्स एंड वेरिएबल्स इनटू ए सिंगल यूनिट। याद नहीं करना आपको, अगेन वो सारी चीजें जो स्टूडेंट के काम में आ रही है एक बॉक्स में बंद कर दिया, नाम दिया अपन ने क्लास को क्या, स्टूडेंट। वो सारी चीजें जो आपके फीवर को ठीक कर सकती है बॉक्स में बंद कर दिया, नाम दिया अपन ने फीवर का कैप्सूल, राइट। दैट्स अ सिंपल स्टोरी। सो एक और यहाँ से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो क्लास की। मान लो क्लास किससे बनाना है, इसका सिंटेक्स तो यहाँ पे क्लियर है। अब तीन चीजें अपन ने डिस्कस की थी, पता क्या, एक तो क्लास, एक क्या अपन ने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट, और एक क्या डिस्कस किया था अपन ने, रेफरेंस वेरिएबल। चलिए थोड़ा अपन दोनों के पास भी चलते हैं, किसके पास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के पास। तो क्लास कैसे लिखते हैं वो ये है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं,
और यहाँ पे बहुत आराम से ध्यान देना, क्योंकि कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, किस तरीके से लोग आंसर करते हैं, कितना कुछ गलत यहाँ पे आंसर करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स देखते हैं। क्लास बनाने का तो अपन ने देख लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है, क्लास का, राइट। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए। जैसे कोई भी ट्री होगा, तो जैसे नीम ट्री है तो उसकी क्लास क्या है, ट्री, ताकि अपने को नीम ट्री बोलते फीलिंग आएगी कि ट्री क्लास में मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगी, राइट। कोई भी पर्सन होगा जो पढ़ रहा होगा तो वो कौन सी क्लास में आएगा, स्टूडेंट। अगर क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, क्लास। तो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कौन सी क्लास का करना अपने को, स्टूडेंट क्लास का। तो सबसे पहले नाम लिखना जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका करना है, स्टूडेंट का। नाम लिखूंगा मैं स्टूडेंट, ओके। उसके बाद सपोज मैं पहले लिख लेता हूँ सिंटेक्स, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। ये एक्चुअली जावा में सिंटेक्स होता है, अगर आप बात करोगे किसका, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब ये क्या लाइन लिखी है और इस लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अब अपन इसको डिस्कस करेंगे। फाइन, देखिए यहां तक तो आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो क्या है, क्लास का नाम है, देयर इज नो डाउट एट ऑल, क्योंकि स्टूडेंट क्लास का नाम है। मतलब कौन सी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्चुअली वो क्लास का नाम है। फाइन, अब ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, इस पूरी लाइन में अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको बोलता है एक्चुअली कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपने ये नाम दे रखा है, पहली बात दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट, जो कि बहुत सारे लोग ट्रीट करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, एस इज एन ऑब्जेक्ट, नो, दैट इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट, दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, राइट। फिर आप ऐसा बोलोगे कि दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ही होता है। अभी मैं आगे चल के आपको फील करवाऊंगा कि रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंस होता है। और अगर आप ये मानते हो कि रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा है नहीं। इसीलिए जो मैंने स्टार्ट किया कि रेफरेंस वेरिएबल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, रीजन इज दिस, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि गलत है। देखिए अगर आप चाहते हो पहले दिन से कि रेफरेंस वेरिएबल पे एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो नहीं, मैं आपको एक सबसे बड़ा तरीका बताता हूं इसको देखने का। देखिए अगर मैं ये लाइन लिखूंगा, जो लाइन आपके सामने दिख रही है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट, एक में ये लाइन लिखो, इंट एक्स इक्वल टू 10। अच्छा, दोनों में से कौन सी लाइन देख के आपको अच्छा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली इंट एक्स इक्वल टू 10, एक एक्स बन रहा है जिसमें क्या स्टोर है, 10। और अगर ये लाइन दिखे ऊपर वाली, तो अपने को क्या लगेगा, पता नहीं क्या है, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी, दिमाग एक अलग तरीके से सोचने लगेगा। नीचे वाली लाइन देखोगे तो पहले इजी मान के दिमाग अलग तरीके से सोचने लगेगा, राइट। देखिए एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगेन थोड़ा अच्छे लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करना है ना, तो अपने नॉलेज के साथ साथ अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाना पड़ेगा अंदर से। क्योंकि क्वेश्चन देखते ही अगर पहला थॉट आपके दिमाग में कभी भी ये आता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट और मेरे से नहीं होगा, तो अब उसके होने के चांसेस पहले ही आपने कम कर दिए। क्वेश्चन देख के अगर दिमाग में आपके ये थॉट ये आता है कि चलो हो जाएगा, इतने सारा प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, इतने सारे क्वेश्चन मैंने देख रखे कि ये भी आराम से हो जाएगा, तो अगर वो डिफिकल्ट भी होगा तो भी आपको इजी लगने लगेगा। मेंटेलिटी का बहुत बड़ा रोल है, और मेंटेलिटी ऐसे नहीं आएगी कि खाली सोचने से कुछ हो जाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे अंदर से वो बिलीफ जनरेट हो, ट्रस्ट जनरेट हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक आधा काम आपका वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इन दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसलिए रेफरेंस वेरिएबल पे ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि इसको देखते ही पहला थॉट ये आता है कि दिक्कत होने वाली है। जब पहला थॉट ये आया कि दिक्कत होने वाली है, तो फिर हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप इस नीचे वाले के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, तो कोई चांस नहीं है कि आपको ऊपर वाले के साथ कॉम्प्लेक्सिटी फील करनी चाहिए। रीजन मैं बताता हूं आपको, चलिए आप मेरे साथ बोलना, व्हाट इज इंट। इंट क्या है, डेटा टाइप। इंट क्या है, डेटा टाइप, ठीक है। व्हाट इज एक्स, वेरिएबल, ओके। एक बात मैं आपको बताता हूं, कि जो इंट डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, राइट। एक्चुअली 3 कैटेगरीज होती है, अपन आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जब डेटा टाइप अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक डेराइव्ड डेटा टाइप होता है, और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो जो ये इंट और ये है ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं, प्रिमिटिव। क्यों आते हैं नॉल, अभी अपना क्वेश्चन ये नहीं है, आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे। इंट कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रिमिटिव, राइट। तो इसीलिए एक्स को आप वेरिएबल नहीं बोले, क्योंकि एक्स को आप वेरिएबल बोलोगे ना, हमेशा कंफ्यूजन होगा किस तरीके का वेरिएबल, पूरा बोले आपको। अगर इसके आगे वाला डेटा कैसा है, डेटा टाइप कैसा है, प्रिमिटिव,
तो ये जो वेरिएबल है वो कैसा होने वाला है, प्रिमिटिव। तो इसको x को मैं क्या बोलना पसंद करूंगा, प्रिमिटिव वेरिएबल। x इज विच टाइप ऑफ वेरिएबल, प्रिमिटिव वेरिएबल। एंड व्हाट इज 10, 10 इज वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू, इंट तरीके की, क्योंकि ऑब्वियसली ये x किस तरीके की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इंट तरीके की। तो ये 10 किस तरीके की वैल्यू है, इंट तरीके की। चलिए अगेन रिपीट करते हैं, व्हाट इज इंट, प्रिमिटिव डेटा टाइप, व्हाट इज x, प्रिमिटिव वेरिएबल, व्हाट इज 10, इंट तरीके की वैल्यू। चलिए अगर ये पता है, आइए यहाँ पे व्हाट इज स्टूडेंट, क्लास का नाम। और जब अपन डेटा टाइप तीनों पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्लास का जो नाम होता है या क्लास जो होती है वो भी एक डेटा टाइप है। कौन सा, यूजर डिफाइंड। तो इसका मतलब ये क्लास का नाम, ये भी क्या एक्चुअली डेटा टाइप, कौन सा है, यूजर डिफाइंड। चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रिमिटिव है यूजर डिफाइंड है, अल्टीमेटली पहला यहां पर भी डेटा टाइप है, पहला यहां पर भी क्या है, डेटा टाइप। व्हाट इज एक्स, वेरिएबल, कौन सा, प्रिमिटिव वेरिएबल। देखिए अगर आगे डेटा टाइप प्रिमिटिव हो तो वेरिएबल कौन सा होगा, प्रिमिटिव। अगर आगे डेटा टाइप क्लास का नाम हो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो तो वेरिएबल कौन सा होगा, रेफरेंस वेरिएबल। व्हाट इज एस, रेफरेंस वेरिएबल। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक्स भी वेरिएबल था, ये एस भी वेरिएबल है। अब ये 10 क्या है, वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू, इंट तरीके की। ये इधर लिखा हुआ वो पूरा क्या है, वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू, स्टूडेंट तरीके की वैल्यू। और किसी क्लास तरीके की वैल्यू मतलब उसका ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा जो इधर लिखा हुआ वो क्या है, क्लास तरीके की मतलब स्टूडेंट तरीके की वैल्यू। सेम स्टोरी, इंट इज अ डेटा टाइप, स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप, x is a variable, s is a variable, 10 is a value of int type, this is a value of student type, that's that easy। तो अब आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे तो मैं आपको बताऊंगा ये आपकी कितनी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ये आप रिलेट कर सकते हैं इन दोनों को तो जितना कंफर्टेबल आप नीचे वाले int x equal to 10 को देख के फील करोगे उतना ही कंफर्टेबल आप ऊपर वाले के साथ फील करोगे। और अगर ये लेवल आ गया आपके कंफर्टेबल का तो फिर ये रेफरेंस वेरिएबल आपको उतना ही सिंपल लगेगा जितना ही नीचे वाली लाइन होती है। तो उसके बाद यहां से क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। चलिए थोड़ा इसको और एलोबरेट करने की ट्राई करते हैं। मैं वापस एक नई स्क्रीन पे इसको लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। थोड़ा इसको फर्दर अब उससे कंपेयर नहीं करते, इसको फर्दर खोलने की ट्राई करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है दिस इज व्हाट, क्लास नेम, ओके, दिस इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। देखिए ये रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट समझा तो फिर दिक्कत होने वाली है हमेशा। दिस इज व्हाट, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है सेपरेट अपन चैप्टर पढ़ेंगे। इस पूरी लाइन में किसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस पूरी लाइन में किसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस पूरी लाइन में न्यू की वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट, ये एक ऑपरेटर है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। इस पूरी लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, न्यू। एंड दिस इज व्हाट, ये बच गया वो क्या है, जो बच गया ना इसका जो नाम है वो है कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि कम से कम 3-4 घंटे अपने को इस पर डिस्कस करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, विल डिस्कस लेटर। तो ये जो बचा हुआ उसको क्या बोलते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर। एट द पूरी लाइन में ये क्लास का नाम है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू ऑपरेटर है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये जो बचा हुआ वो क्या है, कंस्ट्रक्टर। क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टर का वो अपना बात का डिस्कशन है, राइट। अब एक चीज आज से हैबिट डाल दो, जब भी कभी ये लाइन आपको दिखे मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हुआ दिखे ना, इमीडिएटली आप ऐसा करने लग जाए, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दे, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया और कौन पॉइंट, इसका रेफरेंस वेरिएबल कौन है, एस, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी इसका सेंस आपको नहीं लगेगा कि ऐसा बनाने से क्या हो गया, लेकिन इसका सेंस आपको लगेगा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अभी आगे जो अपन पढ़ेंगे वो उसके अंदर आने वाला है। जैसे इसके अंदर कुछ चीज आएगी तो फिर आपके लिए इसका सेंस बन जाएगा कि इस डायग्राम से आप कितना कुछ अचीव कर लोगे। तो अगर ये दो चीजें आपको पता है हमेशा, एक तो जब भी आपको ये लाइन दिखे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है, ये ऑब्जेक्ट और ये इसका क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल, और दूसरा इसको इंट के साथ आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो फिर अब वो कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। एक बार फिर से जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फाइन, और नीचे में लिख रहा हूं सपोज इंट x इक्वल टू 10। देखिए जो लोग बोलते हैं कि एस एक ऑब्जेक्ट है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दूंगा कि ऐसा है नहीं। एस क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है,
जो लोग बोलते हैं कि एस ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो ये एक्स भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि एक्स क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एस भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। क्योंकि इस लाइन में कहीं आपको न्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस लाइन में जो ये दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। फाइन, चलिए फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। लिखिए आप, अगेन जो जहां पे पॉइंट आपने छोड़ा था उसके आगे लिखिए, नंबर 7, class is an class is an encapsulation mechanism, class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods, combining variables and methods. Class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods in a single unit, in a single block unit, कुछ भी बोल लो, whatever. Class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods in a single unit. फाइन, सिंटैक्स आपको लिखना हो तो लिख लो इस तरीके से, क्लास और उसके बाद जो भी आपको नाम देना है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और नीचे फिर लिख लेना, क्लास इज ए रिजर्व वर्ड, क्लास इज ए रिजर्व वर्ड एंड इट इज यूज्ड टू गिव इंडिकेशन, क्लास इज ए रिजर्व वर्ड एंड इट इज यूज्ड टू गिव इंडिकेशन, it is used to give indication to Java that we want to create a class. Class is a reserved word and it is used to give indication to Java that we want to create a class, that we want to create a class. नेक्स्ट आप चाहो तो एक और पॉइंट लिख लेना इसके अंदर, स्टूडेंट इज क्लास नेम, स्टूडेंट इज क्लास नेम एंड इट मस्ट फॉलो all the rules of identifiers. Student is class name and it must follow all the rules of identifier. It must follow all the rules of identifier. फाइन, ओके, उसके बाद उसको नेक्स्ट एक सब हेडिंग डालिए, सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। फाइन, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, स्टूडेंट फाइन, और इस तरीके से लिख लेना, इसे स्टूडेंट के नीचे एरो करके लिखना क्लास नेम, क्लास नेम, इस एस के नीचे एरो करके लिखना रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, स्टूडेंट के नीचे एरो करके लिखना क्लास नेम, एस के नीचे एरो करके लिखना रेफरेंस वेरिएबल। और उसके बाद इस न्यू के नीचे एरो करके लिखना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यू के नीचे एरो करके आप लिखना न्यू इज एन ऑपरेटर, न्यू के नीचे एरो करके आप लिखना न्यू इज एन ऑपरेटर, न्यू इज एन ऑपरेटर इन जावा and it is used to create object. New is an operator in Java and it is used to create object. It is used to create an object.
और बाकी जो ये बचा हुआ पोर्शन है स्टूडेंट एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, इसके नीचे एरो करके आप लिख लो कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी ये लेटर ऑन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके नीचे एरो करके लिख दो कंस्ट्रक्टर। देखिए ये ऑल्दो मैं कंस्ट्रक्टर में आपको बताऊंगा, जैसा मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्टर में कम से कम 3-4 घंटे तक ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनीवन जब कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, और इवन अगर पूछोगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो सीधा एक ही आंसर देते हैं, वो क्या, कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऐसा इसलिए फीलिंग आती है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कहां पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली लाइन में, एंड लेकिन मेक श्योर कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस लाइन में एक ही चीज का पर्पस है, वो कौन है, न्यू, राइट। तो फिर सवाल ये आता है जब कंस्ट्रक्टर का पर्पस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं होता तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली लाइन में क्यों लिख रहे हैं, राइट। उसके पीछे रीजन अलग है, जब अपन कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब फिलहाल के लिए ये आपका क्लास का नाम है, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है, ये आपका ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए काम में आता है, और ये बचा हुआ पोर्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे अपने को क्या देखने की रिक्वायरमेंट है। चलिए ये अगर अपने को पता चल गया तीनों चीजें की, और एक और चीज यहाँ पे कर लो इमीडिएटली आप इस तरीके से ये लिखने के बाद आप एक ऐसे बना के इसको ऐसे पॉइंट करवा दो, राइट। अभी इसका सेंस आपको नजर नहीं आ रहा, बट थोड़ी देर में ये सेंस बनाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और अब अपन बात करते हैं कि जैसा यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्लास के अंदर मेथड हो सकता है और क्या हो सकता है, वेरिएबल। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए पहले क्लास के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, ताकि अपन थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ चल सके, और ये सारी चीजें मैं आपको चला के दिखा पाओगे एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं, अपन प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन समझने की ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या, वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। उसके बाद अपन चलेंगे किसके पास, मेथड के पास। तो चलिए वेरिएबल क्या होता है ये अपन जानने की ट्राई करते हैं। क्या होता है वेरिएबल, देखिए यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ही एक्चुअली अगर अपन बात करें जावा में तो वेरिएबल क्या होता है, आपको पता है जैसे इस तरीके से ये लिखा है int x इक्वल टू 10, तो ये x क्या है, वेरिएबल, राइट। देखिए वेरिएबल जावा में एक्चुअली कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, 2 कैटेगरी में। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, 2 डिवीजन बने हुए जावा में एक्चुअली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन मैं इस पे एक स्टोरी शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में आपसे। एक डिवीजन 1 है ये, और ये है डिवीजन 2, राइट। 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया एक्चुअल में, जिसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि जावा में वेरिएबल कितने होते हैं। देखिए जो डिवीजन 1 है ना, वो किस पे फोकस करता है, डिवीजन 1 फोकस करता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन से टाइप की, डिवीजन 1 फोकस करता है वैल्यू कौन से टाइप की है वेरिएबल के, और इस बेसिस पे डिवीजन 1 में 2 तरीके के वेरिएबल हो सकते हैं। कौन कौन सा, पहला प्रिमिटिव वेरिएबल, दूसरा कौन सा, रेफरेंस वेरिएबल। दोनों ही आपको पता है एक्चुअली, प्रिमिटिव वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं। तो डिवीजन फर्स्ट में वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन से टाइप की है उसके बेसिस पे 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस। डिवीजन 2 किस पे फोकस करता है, डिवीजन 2 को ये मतलब नहीं कि वैल्यू किस टाइप की है, डिवीजन 2 को मतलब है कि आपने कहां पे लिखा है, मतलब कौन सी पोजीशन पे आपने लिखा है, और दूसरा उसका बिहेवियर किस तरीके का है, कैसे चलेगा, क्या बिहेवियर शो करेगा, उस बेसिस पे, राइट। अब क्या मतलब होता पोजीशन का, क्या मतलब होता बिहेवियर का, अभी आपको सेंस बनेगा थोड़ी देर में। लेकिन इन 2 फैक्टर के बेसिस पे डिवीजन 2 में जो वेरिएबल होता है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा वेरिएबल लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इस पे पूरा अपने को बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, और बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे इन पे, बट पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पूरे अब तक जितने भी चीजें अपन ने डिस्कस की 1-2 दिन के सेशन में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरी जावा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे, और वो है
ये जो दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि अगर आप 10 इंटरव्यू में जा रहे हो, जावा इंटरव्यू में एटलीस्ट 7 to 8 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आप एनकाउंटर करोगे कि इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। मतलब पूरी जावा का मैं बोल रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इंस्टेंस एंड स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बोल रहा हूं एक्चुअली, जब तक अपन इस पे पहुंचे, अपन मोस्ट प्रोबब्ली कल यहां तक पहुंचेंगे कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। सारे डिफरेंस तक तो अपन परसों तो पहुंचेंगे, बहुत कुछ डिस्कस अपन करेंगे एक पॉइंट। एंड जब तक अपन यहाँ पे पहुंचे, आप थोड़ा फिगर आउट करने की ट्राई करना कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जनरली जब भी इन पे डिफरेंस की बात आती है, लोग डिफरेंस देते हैं 1 या 2 डिफरेंस, राइट। अपन बात करेंगे कम से कम 7 से 8 डिफरेंस की कि इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक पॉइंट अपन बेसिक लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक अपन फिगर आउट करेंगे दोनों के रिगार्डिंग इंस्टेंस और स्टैटिक। एक बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको किसी इंटरव्यू में उसके बाद अगर पूछा जाए कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, एक बार आप ये 7-8 पॉइंट बोल के देखना, और इनमें से भी कौन सा पहले और कौन सा बाद में वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये 7-8 पॉइंट बोल के देखना, और उसके बाद आप सामने वाले के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसको फर्दर कोई क्वेश्चन आपसे पूछने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन ऑर्डर टू नो कि आपको कितनी जावा आती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ऐसा 2 से 3 लोगों के साथ हो चुका है। एक अभी रिसेंट 1 साल पहले एक इंटर्नशिप में स्टूडेंट था जिसका एक्चुअली एक कंपनी का इंटरव्यू था, उससे थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो उसने ये 7 और 8 डिफरेंस बताया, उसके बाद एग्जैक्ट जो इंटरव्यू के वर्ड है वो मैं बता रहा हूँ, जैसा उसने मेरे को कन्वे किया कि सर एग्जैक्टली मेरे को इंटरव्यूअर ने ये बोला कि हैव यू डन एनी रिसर्च ओवर इंस्टेंस एंड स्टैटिक, राइट, कि क्या आपने कुछ रिसर्च कर रखी है इंस्टेंस और स्टैटिक पे, दैट वाज द वर्ड। और एक्चुअली उसके बाद उससे फोर्थ क्वेश्चन नहीं पूछा गया और रिजल्ट मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कैसे किस फैक्टर से आप ये बता सकते हो इंटरव्यू में कि आपका किस लेवल का आपको नॉलेज है। क्योंकि अब डजंट मैटर कि आपसे पहले 40 लोगों ने इंटरव्यू दिया या आपके बाद 100 लोग इंटरव्यू और देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपको स्टैंड आउट बना देगा कि एक्चुअली आपको कितना पता है और बाकी वालों को कितना पता है। तो पूरा फैक्टर आप डिसाइड करके चल सकते हो। तो जब अपन इस पे आएंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर करना है, राइट। तो अभी फिलहाल पहले यहां तक पहुंचने के लिए पहले अपन डिवीजन 1 देखते हैं और फिर अपन डिवीजन 2 की तरफ आएंगे। डिवीजन 1 क्या बोलता है आपको कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन से टाइप की है, और उसके बेसिस पे 2 तरीके के 2 कैटेगरी के वेरिएबल होते हैं। कौन सा, एक प्रिमिटिव और दूसरा कौन सा, रेफरेंस वेरिएबल। चलिए प्रिमिटिव क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, थोड़ा जानने के अपन ट्राई करते हैं। प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ऐसा कुछ मान लो अपन ने लिखा है, फाइन, ये आपका क्या है, डेटा टाइप, राइट, ये आपका क्या है, वेरिएबल, और ये आपकी क्या है, वैल्यू। अब देखो डेटा टाइप अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल के आगे का डेटा टाइप कौन सा है। अगर वेरिएबल के आगे का डेटा टाइप प्रिमिटिव है तो इसका मतलब वेरिएबल भी कैसा है, प्रिमिटिव, राइट। अब पता कैसे चलेगा कि वेरिएबल के आगे का डेटा टाइप प्रिमिटिव है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जावा में 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अपन आगे चल के इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज का अपना डिस्कशन पॉइंट ये नहीं है, बट जब जावा की बात करते हैं तो टोटल 8 टाइप्स के प्रिमिटिव वेरिएबल होते हैं। मैं एक बार खाली नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। एक होता बाइट, एक होता शॉर्ट, एक होता इंट, एक होता लॉन्ग, एक होता फ्लोट, एक होता डबल, राइट, एक होता बुलियन और एक होता कैर। टोटल जब जावा में बात करते हैं तो ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो अगर आपको ये 8 डेटा टाइप आगे लगे हुए दिखे, इसका मतलब इसके आगे जो वेरिएबल लिखा हुआ वो कौन सा वेरिएबल है, प्रिमिटिव वेरिएबल, राइट। इसको एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, क्योंकि इसको भी अगेन जैसा मैंने कल आपको आइडेंटिफाई बोला था वैसे ही मैं इसमें भी बोलूंगा। इसको भी बेसिक समझ के स्किप किया जाता है, लेकिन इस पे भी इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल इवन अच्छे लेवल के इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, चलिए मैं आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं। जब तक अपन इस पे पहुंचे, जिस दिन अपन इसको डिस्कस करें उससे पहले आप ही इसका आंसर फिगर आउट करना। एंड इवन आप इंटरनेट सर्च करोगे या खुद से फिगर आउट करने की ट्राई करोगे, आपको पता चलेगा कितना गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ से ये हो सकता है कि फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, राइट। तो आपके पास अभी जो आंसर होगा या आप जिस तरीके से सोच रहे हैं बिल्कुल वो गलत आंसर होगा, क्योंकि ज्यादातर 99% लोगों का आंसर यहाँ पे फिक्स होगा। अगर आप किसी से पूछ के देखना फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, तो कैसे आंसर आपको देंगे। फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट, डबल की साइज कितनी होती है 8 बाइट, मतलब बहुत बेसिक आंसर है। और वो क्या, अगर छोटी वैल्यू है डेसिमल वाली तो किसके पास जाओ, फ्लोट के पास,
और अगर डेसिमल वाली बड़ी वैल्यू है तो किसके पास जाओ, डबल के पास। राइट, तो एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कैसे पिक करना, आपको भी फ्लोट के पास जाना है या डबल के पास जाना है, बात अपन करेंगे। बट जैसे ये क्वेश्चन हो गया, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे अगर बात करेंगे अपन जावा में, तो कैर डेटा टाइप की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 2 बाइट, राइट। जबकि अगर यही अपन सी या C++ लैंग्वेज की बात करें तो कैर डेटा टाइप की साइज कितनी होती है, 1 बाइट। सी और C++ में भी कैर डेटा टाइप होते हैं, उसकी साइज कितनी होती है, 1 बाइट। ठीक है, सी जो है वो जावा से पहले की लैंग्वेज है, पहले सी आई थी, जावा सी के बाद में आया था। अब जैसे मान लो जावा सी के बाद में आया है, कोई लैंग्वेज अगर बाद में आ रही है तो वो क्या ट्राई करेगी, या तो जो पुरानी है उससे अच्छी हो, तभी तो लोग उसको यूज करेंगे एक्चुअली, या फिर अगर अच्छी नहीं हो सके तो एटलीस्ट जैसी पुरानी है उतनी तो रहे से। तो यहाँ पे इन्होंने तो उल्टा कर दिया, इनका कैर 1 बाइट ले रहा था, इन्होंने ना तो 1 बाइट से कम किया होता तो समझ में आता कि चलो अच्छा किया, इन्होंने 1 बाइट रखा होता तो समझ में आता कि चलो अच्छा नहीं कर सके तो एग्जिट सेम तो रख के दिया, लेकिन इन्होंने 1 बाइट से बढ़ा के कितना कर दिया, 2 बाइट। तो क्या ये डिसएडवांटेज है जावा का, यहाँ पे क्या डेटा टाइप कितने साइज ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट। अगेन दिस इज द क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली ये तो इतना तो आप भी सोच सकते हो कि डिसएडवांटेज तो नहीं होगा, अदरवाइज तो सेम तो वो रख के सकते थे। तो इससे भी अगेन एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, चलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जब अपन इनके पास आएंगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का अपना डिस्कशन पॉइंट ये नहीं है, आज मैं जस्ट खाली आपको नाम बता रहा हूँ कि ये 8 नेम होते हैं, अगर ये कहीं पर भी आपको आगे लगे हुए दिखे तो फिर इसका मतलब जो वेरिएबल है वो कैसा है, प्रिमिटिव वेरिएबल। तो आपका जो इंट है वो कौन सा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव, और ये जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वेरिएबल क्या इंडिकेशन देगा, प्रिमिटिव वेरिएबल में कैसी वैल्यू होगी, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जैसे आप प्रिमिटिव बोलोगे सामने वाले को समझ में आ जाएगा, क्या 8 में से कोई वैल्यू हो सकती है, या तो बाइट या शॉर्ट या इंट या लॉन्ग या फ्लोट या डबल या बुलियन या कैर, इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है। तो देखिए डिवीजन 1 है, इसीलिए वो किस पे फोकस कर रहा है, वैल्यू पे, कि वैल्यू किस तरीके की है। अगर वैल्यू प्रिमिटिव तरीके की है तो उसको क्या नाम दोगे, प्रिमिटिव वेरिएबल। दूसरा डिवीजन फर्स्ट में दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, रेफरेंस वेरिएबल, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। इस तरीके से कुछ लिखा था ना आपने, स्टूडेंट लेट्स सपोज एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करके देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस। अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू ऐसी है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू प्रिमिटिव तरीके की है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू ऐसी है कि वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली रेफरेंस वेरिएबल। या दूसरे तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास कौन सी कैटेगरी में आता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। तो किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो देखो पूरी तरीके से आपने ये चीज नोटिस की होगी कि किस पे फोकस हो रहा है, फोकस हो रहा है डिवीजन 1 की बात करें तो पूरी तरीके से फोकस हो रहा है कि वैल्यू किस तरीके की, अगर वैल्यू प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव, और वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाली है तो क्या बोलोगे, रेफरेंस। तो पूरी तरीके से फोकस हो रहा है वैल्यू के टाइप पे। डिवीजन 2 फोकस करेगा वैल्यू कैसी है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब दोनों पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जावा में कोई भी वेरिएबल होगा वो दोनों डिवीजन में बिलोंग करेगा। मतलब अभी जैसे मैं इसको कैसे बोलना बता रहा हूं कि अच्छे लेवल पे आपको इसको कैसे बोलना चाहिए, जैसे x लिखा हुआ है तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, x को वेरिएबल मत बोलो, क्या बोलो, प्रिमिटिव वेरिएबल। पर जब ये दोनों पढ़ चुके होंगे ना तो मैं आपको बोलूंगा x को प्रिमिटिव वेरिएबल मत बोलो, ये भी एक्सपर्ट लेवल की चीज नहीं है। एक्सपर्ट पे बोलना है तो इधर से एक होगा, इधर से कौन सा है, प्रिमिटिव, और उधर से भी एक होगा, या तो इंस्टेंस होगा या स्टैटिक होगा या लोकल होगा। तो मान लो अगर ये इंस्टेंस होगा तो अपन क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव इंस्टेंस वेरिएबल। अगर ये उधर से स्टैटिक होगा तो क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव स्टैटिक वेरिएबल। अगर इधर से रेफरेंस उधर से इंस्टेंस होगा तो इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल। दोनों कैटेगरी से अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी दूसरी कैटेगरी अपने को पता नहीं है इसलिए अपन इंक्लूड नहीं कर रहे, बट ये दोनों पढ़ने के बाद अपन दोनों कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे। तो जावा का हर एक वेरिएबल इधर से भी एक कुछ ना कुछ होगा और इधर से भी एक कुछ ना कुछ होगा। इधर वाला पूरी तरीके से किस पे फोकस करता है, वैल्यू पे, इधर वाला पोजीशन और बिहेवियर पे। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है,
ये अपन जानने की ट्राई करेंगे। पहले कुछ लिख लो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। पहले लिखिए वेरिएबल्स, हेडिंग डालिए वेरिएबल्स एंड कीप इट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। वेरिएबल in Java, variables are categorized into two divisions. In Java, variables are categorized into two divisions. In Java, variables are categorized into two divisions. अब लिखना तो ऐसे लिखते ना, division first and division second, right? Division first and division second. Second point, on the basis of type of value, represented by variable, on the basis of type of value represented by a variable, on the basis of type of value represented by a variable, division first, on the basis of type of value represented by a variable, division first contain two types of variable. On the basis of type of value represented by a variable, division first contain two types of variable. Number first, primitive variable. Number second, reference variable. Now first primitive variable, number second reference variable. Number third, on the basis of position, on the basis of position of declaration and behavior, on the basis of position of declaration and behavior, division 2 contain three types of variable. Division 2 contain three types of variable. Number first, instance variable. Number second, static variable. And number third, local variable. An instance variable, static variable, and local variable. Okay. Now, better है आप इस तरीके से ये डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे, बजाय कि इतना थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान रखना। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हैं। ओके फाइन। अब थोड़ा सा इसको भी लिख लो एक पॉइंट, नेक्स्ट नंबर 4 लिख लो। इफ ए वेरिएबल
is containing, if a variable is containing primitive value, if a variable is containing primitive value, then it is known as primitive variable. It is known as primitive variable. If a variable is containing primitive value, then it is known as primitive variable. फाइन, यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल लिख लो अगर उस तरीके से लिखना है, जैसे ये इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, ये x आपका प्रिमिटिव वेरिएबल है और ये 10 आपका क्या है वैल्यू, जैसे ये x आपका प्रिमिटिव वेरिएबल, इंट आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। int primitive data type, x primitive variable and 10 value. एंड फर्दर एक और पॉइंट जस्ट लिख सकते हो, आगे अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी खाली नाम लिखना तो आप लिख सकते हो। नंबर 5, in Java there are total 8 primitive data types. There are total 8 primitive data types. In Java there are total 8 primitive data types. नाम लिखना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। राइट, ओके। अब अपने को मेन पोर्शन की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट है, ये तो चलो ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बोला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन जाएंगे जहां से अपन स्टार्ट करेंगे इसको कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। तो पहले अपन जानने की ट्राई करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट, फिर अपन उसको कंट्रास्ट करेंगे किसके साथ, स्टैटिक के साथ, ताकि अपन किस पे जा पाएंगे, डिफरेंस पे जा पाएंगे। और जब ये अपन प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप समझ पाओगे कि पोजीशन का मतलब क्या है और बिहेवियर का मतलब क्या है, राइट। तो चलिए, अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे नहीं इसको। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे, और कल का सेशन अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, जहां पे अपन स्टार्ट करेंगे इंस्टेंस और स्टैटिक के साथ। सो दैट्स ऑल। रोकता हूं मैं सेशन को यहाँ पे, कल कंटिन्यू करेंगे अपन। मीनवाइल आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल बैक कर सकते हो। इनकेस अगर आपके सेशन को मिस हो रहा हो, कुछ है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ रहा होगा, तो ग्रुप में आ रहा होगा आई थिंक। इनकेस अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो ऑल, तो आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। चलिए, मिलते हैं अपन कल, डिस्कस करते हैं रिमेनिंग थिंग्स को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।